नमस्कार मित्रों, आशीर्वाद सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस प्रतिष्ठित यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। और बहुत एक सूचना के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी 2021 के स्कोर कार्ड आ गए हैं और उसको लेकर के विद्यार्थियों में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसी में चर्चा करने के लिए मैं आपसे रूबरू हूँ। तो मोटे तौर पर हमको 2-3 विषयों में चर्चा करने का इस समय जरूरत महसूस हो रही है और कमोबेश सभी विद्यार्थियों के जो प्रश्न हैं उनको मैंने देखा और देखने के बाद ये लगा कि उनकी शंका निवारण के लिए यदि एक छोटी सी चर्चा कर ली जाए तो बड़ी फायदेमंद होगी। तो बेसिकली हम 3 विषयों में चर्चा करने जा रहे हैं अभी, और जिसमें विषय नंबर 1 तो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये हुआ है कि उनकी OMR शीट से स्कोर कार्ड के अंक मैच नहीं हो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में आप इसको ये समझ लीजिए कि उन्होंने पहले नंबर ज्यादा जोड़ के रखे थे लेकिन स्कोर कार्ड में उनके जो नंबर हैं वो लगभग 1-2 कम हो गए। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आपका जो नंबर 1 टॉपिक है वो यही है कि क्या वजह है कि OMR और जो आपका स्कोर कार्ड है इन दोनों में किस वजह से भिन्नता आई है। आपका क्या अपेक्षित स्कोर रहा है OMR के मुताबिक और क्या रहा है स्कोर कार्ड के। सेकेंड नंबर की बात यही है कि कट ऑफ में तो बहुत ही चर्चा पहले भी की जा चुकी है, तो इसको मैं कट ऑफ को लेकर के विशेष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर किस प्राप्तांक के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी को पूरे जोश पूरे जुनून के साथ करना चाहिए। तो ये कट ऑफ की छोटी सी चर्चा कर लेंगे। और तीसरे नंबर की बात ये है कि अभी मतलब कि आज से लेकर के मतलब कि स्कोर कार्ड के दिन से लेकर के रिजल्ट तक के बीच में आपकी क्या योजना हो सकती है। तो बेसिकली इन 3 मुद्दों पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जो पहले नंबर की बात है वो यही है कि OMR और स्कोर कार्ड में जो ये भिन्नता है इसका कारण क्या है। तो पहली बात तो आप ये तय मान लीजिए कि OMR और स्कोर कार्ड में भिन्नता अगर होती है तो ये आपकी व्यक्तिगत मानवीय त्रुटि है। ऐसा हजारों विद्यार्थियों के साथ हर साल लगभग हर तरीके के इम्तिहान में ये होता है कि वह 2 से 3 बोले, कभी सीक्वेंस बदल जाता है, कभी B का C लगाते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ये भी होता है कि आपने पेपर में तो ठीक टिक किया है लेकिन आपने OMR भरते समय उसको ठीक से ध्यान नहीं दिया है। तो इस वजह से अच्छा कंप्यूटर स्क्रीनिंग होती है, कंप्यूटर के थ्रू OMR स्कैन होती है, उसके बाद स्कोर होता है। तो OMR और स्कोर कार्ड के पीछे भी भिन्नता होती है। तो इसमें 99% जो संभावना बनती है वो ये बनती है कि विद्यार्थी द्वारा एग्जाम हॉल में मानसिक दबाव के चलते कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। लेकिन फिर भी 99% के बाद 1% तो ऐसा भी हो सकता है कि 1% जो आपकी गलती हो वो आयोग को कहना तो गलत होगा, जो परीक्षा नियंत्रण टीम है जो OMR को वहां पर ऑपरेट करती है, जो एक पूरे ऑपरेशन में लोग हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। ये 1% की त्रुटि कहां पर हो सकती है। तो ये जब OMR के बाद फाइनल स्कोर आता है और उसके बाद जब इनको टाइप किया जाता है और पूरा डेटाबेस बनता है। तो जैसे आप लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा कि विद्यार्थियों का उनकी अंक पत्रक पे अंक चढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि 68 की जगह 58 लिख दिया। बहुत ही न्यून संभावना होती है क्योंकि 2 से 3 बार क्रॉस चेक होता है, लेकिन फिर भी गलतियां तो हो ही जाती हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं। और जो पहले नंबर की बात है उसमें 99% आपका ही है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि OMR में अगर आपने सही टिक किया है और उसको काउंट ना किया। तो एक स्थिति और बन सकती है कि यदि जैसे आप यहाँ पर 4 तरीके के बबल्स हैं और 4 तरीके के बबल्स में आपको सही जवाब C लगाना था और C को आप पूरे माफ कीजिए D लगाना था और इसको पूरे तरीके से आपको डार्क करना था। आपने इसको बेशक पूरे तरीके से डार्क कर दिया है, लेकिन ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से डार्क है, मेरे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर हल्का सा भी छोटा सा डॉट बना दिया है तो 1999 के बाद जब OMR की परीक्षा OMR के थ्रू प्रारंभिक परीक्षा होना शुरू हुई हर तरीके के इम्तिहान में, तो ये वाली बात तय की गई कि इन चारों बबल्स में यदि किसी एक भी बबल्स में छोटा सा भी शाइन अगर हम देते हैं तो हम ये मानेंगे कि विद्यार्थी ने उस प्रश्न के 2 उत्तर दिए हैं और फिर उसको अमान्य करार दिया जाएगा।
तो एक तो यही है। तो अगर ये वाली स्थिति बनती है कि आपका स्कोर कार्ड मान लेते हैं 60 से 65 नंबर या 65 नंबर स्कोर कार्ड में शो हो रहा है और OMR में आप देख रहे हैं मिलाने के बाद कि वो 69 है, तो ये मान लीजिए कि वो टाइपिंग की त्रुटि है, वो क्रॉस चेक की त्रुटि है। इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हाईकोर्ट वाईकोर्ट या इतने जल्दी आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। आयोग से आप पत्राचार करें, परीक्षा के नियंत्रक के नाम पर आवेदन करें, आवेदन लिखें, वहां पर प्रस्तुत हो, सचिव के नाम पे भी कर सकते हैं, आपके वहां सुनवाई होगी, वहां पे करेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप अभी कोई मानसिक कसरत कीजिए ना शारीरिक कसरत कीजिए। आप केवल कुछ दिन का इंतजार कीजिए कि आप आयोग तक पहुंचे। आयोग को आप मेल के माध्यम से भी खबर कर सकते हो और यदि इंदौर जाकर के व्यक्तिगत रूप से आप उपस्थित होकर आवेदन देंगे तो भी बात उतनी ही है। तो इसमें आपका सुधार हो जाएगा, लेकिन 99% तो विद्यार्थी को समझना चाहिए। दूसरी नंबर की बात कट ऑफ को लेकर के है, और कट ऑफ के बारे में देखिए बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो इस पर मैं बहुत बात करूंगा नहीं। अब ये मान लीजिए कि परीक्षा परिणाम कब आ जाएगा, चाहे 16 अगस्त की तारीख तय रखी गई है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की सुनवाई को लेकर के, और अगर 16 अगस्त को फैसला आता है या कब आता है, या हो सकता है कि वो फैसला आयोग अभी माफ कीजिएगा माननीय न्यायालय अभी दे भी ना पाए, तो भी आयोग एक बीच का रास्ता निकाल सकता है। जैसे कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो व्यापम ने एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है, वो 14% या 27% या बीच का कोई रास्ता जब रिजल्ट देना होता है तो आयोग के पास ऐसे पर्याप्त साधन और पर्याप्त विकल्प होते हैं कि परीक्षा परिणाम जारी कर दें। तो जल्दी परीक्षा परिणाम आ जाएगा, हम ऐसा मान करके चलते हैं। कट ऑफ में बिल्कुल आपको एकदम बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूं कि किस अंग के विद्यार्थियों को ये मान लेना चाहिए कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और तैयारी करें का मतलब पूरे 5वें गियर में करें। अब देखिए ऐसी स्थिति पे ये भी जरूरी है कि आप उन विषयों की तैयारी करें जिन विषयों को पढ़ने में आपको मन लगे, क्योंकि ये मान लीजिए कि जो सीमा रेखा वाले प्राप्तांक वाले विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर एकदम बाउंड्री लाइन पे है, वो अपना 100% देना भी चाहें, तो चूंकि मनोविज्ञान ऐसा होता है, हमारे दिमागी स्थिति ऐसी होती है कि हम अपना 100% उसमें झोंक नहीं सकते। तो उसमें हम ऐसा क्या पढ़ लें कि हम अपने दिमाग के साथ अपने मस्तिष्क के साथ तालमेल बैठा लें और आने वाले 15, 20, 30 दिन या 1 महीना या जितना भी वक्त रिजल्ट में लग जाए उसका हम बहुत ही गुणवत्ता के साथ उसका महत्तम लाभ उठा सके। तो मैं भी उन विषयों की चर्चा करूंगा। जैसे मैं कट ऑफ के बारे में बता दे रहा हूं, 3 ही कैटेगरी की बात, 4 कैटेगरी की मैं बात कर ले रहा हूं, जनरल ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। फीमेल कैटेगरी के लिए भी चर्चा करना ही पड़ेगा। अब देखिए मेरा ये मानना है कि जनरल कैटेगरी पे जो कट ऑफ होना चाहिए, मैं बहुत बड़ी विंडो लेकर के नहीं चल रहा हूं कि 70 से 75 के बीच। 70 से 75 का तात्पर्य तो इतनी बड़ी विंडो है कि यहाँ पर केवल इतनी सी बात होगी कि मैं अपनी बात को सत्य साबित करने का डेटा आपके सामने रखूं, मैं उन चीजों से बच रहा हूं। मेरा जो अनुमान है, जो मेरी समझ है और जितनी चीजें अभी तक मुझे देखने को मिली हैं, तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि यदि जनरल का, ओपन का, अनारक्षित का, पुरुष का कट ऑफ, अगर पुरुष का भी कट ऑफ, मेरा ख्याल यह है कि 142 अंक ही होना चाहिए, 71 का 71 ही होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अब ये ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं कि प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, 71 नंबर होना चाहिए, लेकिन 70 हो जाए तो कोई ऐसा थोड़ी कि चमत्कार हो जाएगा। एक नंबर ऊपर नीचे होना कोई नहीं जानता, ये आयोग भी नहीं जानता, कोई विद्वान नहीं जानता। ये तो ये मान लीजिए कि अगर उनको 2-3 विद्यार्थी घट रहे हो 72 में, तो वो एक डिजिट नीचे लेकर के जाएंगे और फिर 1000 विद्यार्थियों को और एंट्रेंस मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि यदि आप लोगों ने, युवाओं ने तिरंगा यात्रा लगाई है और उसकी वजह से थोड़ा सा आयोग हरकत में भी आया है, सरकार को भी मानसिक दबाव बना है, आगामी वर्ष चुनावी वर्ष भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 30 दिनों पे पोस्टों की संख्या में इजाफा हो सकता है, ऐसा संभव है। यदि वो होता है तो हो सकता है कि इसमें 1 और 2 नंबर का भी गिरावट आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 71 और बहुत खिंचाव होता है तो 72, बस बहुत खिंचाव होगा तो 72, 73 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 73 का स्कोर शायद नहीं होना चाहिए, या तो ये 71 और 72 हो, लेकिन मैं लगभग 80% मेरी अंदर से समझ ये कह रही है, मेरी गट फीलिंग ये वाले डिजिट की ओर इशारा कर रही है कि 71 ही होना चाहिए। ओबीसी के लिए देखिए पिछली बार तो जनरल और ओबीसी के बीच में 4 प्रश्नों या 8 अंकों का दोनों के बीच में अंतर था,
इस बार शायद इतना अंतर ना जा पाए। पिछली बार ये भी कारण था कि 27% में रिजर्वेशन मिला था, इस बार आयोग 14% में बनाता है, 27% में बनाता है। ये आयोग के ऊपर है, सरकार से कैसे निर्देश मिलते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग से उनके लगातार पत्राचार के थ्रू बातें भी चल रही हैं। यदि ये 14% में आता है तो 4 नंबर का गैप नहीं होगा 4 प्रश्नों का, ये मेरे ख्याल में 69 होना चाहिए। या जो पोस्ट का जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो अभी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जितना पदों का बंटवारा है, तो ओबीसी के हिस्से में थोड़ा सा ज्यादा ही आया है। तो ये ऐसा हो सकता है कि 69 से घट के 68 हो जाए, हालांकि संभावना नहीं होगी, लेकिन 68 भी हो सकता है। 69 आना चाहिए, 69 होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एससी के बहुत ज्यादा स्कोर कार्ड मुझे देखने को मिले नहीं है, लेकिन जो चीज अब हम देखते आ रहे हैं कि जो ट्रेंड बन गया है, अब इसके बाद जो विश्लेषण चलता है कैटेगरी का, वो हम ट्रेंड वाइज ही कर सकते हैं। एससी की उस जाति का व्यक्तिगत कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब पेपर सरल होता है तो कैटेगरी के कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं होता। प्रश्न आया था कि अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है, अब इसमें जाति के आधार पर ये सोचे हम कि जनरल का बच्चा इसका ज्यादा अच्छा उत्तर दे देगा और पिछले तबके के लोगों को थोड़ा कम उत्तर, तो ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लाते नहीं है। तो हो सकता है कि ये 69 से मुश्किल से 1 कम हो जाए, या बहुत ज्यादा कम हो तो 2 कम हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, और यही स्थिति बनेगी 65 की। अब ये ज्वलंत मुद्दा ईडब्ल्यूएस का, नई श्रेणी है, नई तरीके की बात हुई है। अब देखिए बीते सालों में ईडब्ल्यूएस और जनरल के बीच में हमको गैप देखने को काफी मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा लोगों को यह लगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुरू पे लग रहा था कि बहुत बड़ा अंतर ये पैदा नहीं करेगा, लेकिन बीते 1 सालों में बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मोस्टली जो एलिजिबल हैं, जो भी इसके दायरे में आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी अब बनवा लिया है। इसकी संख्या बढ़ गई है। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में अब जो ये गैप होगा, ये पिछले सालों की तुलना में थोड़ा सा घटेगा, और ये आने वाले 2-3 सालों तक और घटेगा, और एक दौर वो आएगा जब दोनों के बीच में 1 नंबर का अंतर ही हो पाएगा। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि ये या तो 69 होना चाहिए या तो ये 70 होना चाहिए, ये दोनों डिजिट ही रहना चाहिए। अब देखिए अब इसके भीतर, अब 71 के ऊपर वाले क्या करें, तो 71 के ऊपर वाले आप 72 नंबर के बाद बोलेंगे एनी चांस, तो फिर वो चांस ही चांस करेंगे, उनके लिए विशेष बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानते हैं कि मेरा निकल जाएगा, लेकिन चूंकि अगर उनको पढ़ना नहीं है, उनको रिजल्ट के बाद पढ़ना है, तो वो एनी चांस वाली मेथड को अपनाएंगे। मेरा मानना यह है कि 72 वाला अपने आप को 99.99% सुरक्षित माने, 73 नहीं जाना चाहिए। ओबीसी में 68 वाला क्या करे, तो 68 वाला भी पढ़ ले, ऐसा तो नहीं कि आने वाले जीवन में 68 वाला विद्यार्थी अपने आप को खींच के, या 67 वाला विद्यार्थी खींच के 70 तक नहीं ले जाएगा, तो अपने समय का महत्तम इस्तेमाल करे। यहां वाले आप मान लें। फीमेल कैटेगरी में मैं सभी कैटेगरियों में ठीक -2 कहता हूं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आप -2 के हिसाब से अंदाजा लगा लें कि इतना होना चाहिए, ठीक। ये पहले नंबर की बात है, इसके अलावा कट ऑफ को लेकर के मैं और कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं। तीसरे नंबर की बात कि अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी जो आपका स्कोर कार्ड और रिजल्ट के बीच में अभी कितना गैप हो सकता है, तो ये दरअसल मध्य प्रदेश में अभी कोई नहीं जानता। ये क्यों नहीं जानता, क्योंकि ये मामला न्यायालय में अड़ा हुआ है। अगर आयोग को स्पष्टीकरण देना होता, रिजल्ट जारी करना होता, या कोई नई तरीके की सूचना देना होता, तो अभी तक वो एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में दे चुका होता, लेकिन आयोग ने ऐसी कोई सूचना दी नहीं है। तो हो सकता है कि आयोग भविष्य में ऐसी कोर्ट की प्रक्रिया पे ये रिजल्ट की उलझे उससे बचे। बहुत सारा संसाधन व्यय होता है, बहुत सारे लोगों की ऊर्जा खर्च होती है, तो हो सकता है आयोग उसका इंतजार करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो ये मान लीजिए कि यदि सभी कुछ परिस्थितियां सामान्य रही, 16 अगस्त की सुनवाई के बाद या 22 अगस्त या उसके बाद जो भी होता है, उसके बाद यदि सुनवाई होती है, तो आयोग को एक सिंगल क्लिक करना है रिजल्ट जारी करने के लिए। रिजल्ट को अगर उनको अभी निर्देश मिल जाए कि 20 मिनट के भीतर आप रिजल्ट दे दीजिए, तो आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। उनको क्या करना है, कट ऑफ सेट करना, ऊपर के विद्यार्थियों को छांट के उनका रोल नंबर आपको दे देना। तो आयोग को हर पल रिजल्ट देने की स्थिति में आज से आ चुका है। तो स्कोर कार्ड और रिजल्ट के बीच में अब ये गैप कितना होता है, ये 15 डेज से लेकर के, और ये क्या जनवरी तक चला जाता है, दिसंबर तक चला जाता है, उससे आगे चला जाता है, कोई कितना भी बता ले। बहुत सारे लोग जो विधिक सेवा इन सारी चीजों से लगे हुए हैं, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऐसी स्थिति पे मेंस पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को उन विषयों में तो कम से कम मन बिल्कुल नहीं लगेगा जो कि वो पहले पढ़ चुके। हिस्ट्री, पॉलिटी,
या ज्योग्राफी, ये सारे विषयों को उनमें पढ़ने में मन लगेगा नहीं। और मेरी भी राय ये है कि चूंकि ये प्रश्न आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये सारे विषय पहले भी पढ़े हैं, इसका एक बेसिक नॉलेज आपको हो गया है। जब हम विषय को एक दो बार पढ़ते हैं तो बेसिकली उस विषय की बात अपने आप रुचि थोड़ी सी घटने लगती है। वो किनके लिए? जो विद्यार्थी लगभग 2-3 साल से इसको लगातार पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप ऐसे विषयों को पढ़ें जिनको आपने पढ़ा नहीं है, और वो थोड़े से आपके भीतर रोमांच भी पैदा कर सकते हैं। जैसे कि पेपर जो संविधान वाला है, राज्य व्यवस्था वाला है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये पेपर सेकंड के मैं दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूं, उसमें संभवतः यूनिट 4 या यूनिट 5 है, वो लोक प्रशासन की है। और लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है कि यदि आप इसको पढ़ना चाहें, क्योंकि आपको प्रशासन में ही जाना है, तो प्रबंध क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, इन सारी चीजों को इसलिए आप ना पढ़ें अभी कि आपको ये मुख्य परीक्षा में लिखना है, बल्कि इसको समझ के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा ही एक विषय और है जो जोड़ा गया है, वो समाजशास्त्र का है, सोशियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। और समाजशास्त्र के विषय इतने आसान हैं कि उसमें से 80% हिस्सा तो आप जानते हैं, केवल किताबी भाषा, उत्तर की भाषा और कंसेप्ट की भाषा को आपको अपने भीतर इसको अभिग्रहित करना है। तो ये विषय में भी आप बहुत उबाऊ प्रक्रिया नहीं है, इसको आप पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना मान करके चले कि एक ही दफा में चीजें याद हो जाएंगी। एक बार किताब के पूरे पन्नों के अगर एक प्रत्येक शब्द को अगर आपने पढ़ लिया, तो ये मान लीजिए कि भविष्य में फिर इसको आप आधे से आधे समय में भी तैयार करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ऐसा ही एक विषय जो है वो है राजनीतिक विचारक का। और राजनीतिक विचारक जो है ये लगभग 10-12 की संख्या में है। इसमें आप पढ़िए, गांधी जी को पढ़िए, अच्छा लगेगा पढ़ने में। राम मनोहर लोहिया साहब को पढ़िए, अच्छा लगेगा। दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़िए, आपको अच्छा महसूस होगा। अंबेडकर जी का दर्शन पढ़िए। ऐसी चीजें पढ़िए जो कि आप प्रीलिम्स में पढ़ते नहीं है, तो आपको एक तो आपकी मुख्य परीक्षा की ये तैयारी होगी। और चूंकि जब भी हम कोई चीज को पहली दफा पढ़ते हैं तो उसमें वक्त थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है, तो उससे आप बच पाएंगे। ऐसी ही एक चीज क्या है, आप दर्शन को पढ़ सकते हैं। और दर्शन का मतलब मेरा यहाँ पर है दार्शनिक विचारकों से। आप दार्शनिक विचारकों को पढ़िए। दार्शनिक विचारकों को आप पढ़ेंगे तो इसमें भी नए थॉट्स मिलेंगे, नई नई चीजें मिलेंगी। इन चीजों को पढ़ने का एक और लाभ ये भी है कि इस तरीके की चीजें आपको निबंध के लिए तैयार करेंगे, निबंध के लिए भी तैयार करेंगे। और नए विषयों का जो डर है, इससे आपका ये जो डर है, ये ऊपर जो परत बिछती है, इन विषयों को हमने पढ़ा ही नहीं है और अब परीक्षा परिणाम आ गया है, तो कम से कम पूरे सिलेबस को जब आप आज से 1-8 महीने बाद रिजल्ट के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा पाठ्यक्रम मुझसे अछूता है। आपको ऐसा लगेगा कि सबको मैं थोड़ा ना थोड़ा जानता हूं। फिर ऐसी स्थिति भी आएगी कि फिर इसको अगर सेकंड या थर्ड रीडिंग लेंगे तो ये आ जाएगा। अब कोशिश क्या कीजिए, इनमें कुछ चीजों को आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास क्या हुआ, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इनको लिखते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि जब भी हम नए विषयों को पढ़ते हैं तो नए विषयों को लगातार पढ़ते हैं, फिर पीछे का भूलते भी जाते हैं। तो इसलिए नोट्स आप बनाएंगे तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। बस इतनी ही मुझे मोटे तौर पर आज चर्चा करनी थी। जैसे ही इस तरीके की स्थिति आती है तो मैं आपसे फिर मिलता हूं। यदि मेरी बात आपको ठीक लगी है तो आप इसमें लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की सूचनाएं, जानकारियां अगर आपको मिलती रहें तो आप इसमें मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है, अगर आपको आवश्यकता लगे तो। और इसके अलावा कोई सुझाव देना चाहें, आपका अलग से कोई प्रश्न हो तो आप टिप्पणी कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, संभव होगा तो मैं जवाब दूंगा। अक्षिता सिविल सर्विस अकेडमी के नंबर पर आप मुझे फोन करके कभी मुझसे संवाद कर सकते हैं। अभी मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं।